गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे, मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ नया टॉपिक शुरू किया था क्या? नहीं। लास्ट का लास्ट वी हैव कंप्लीटेड विथ इशू ऑफ शेयर्स। एक क्विक रिकैप कर दूं क्या लास्ट क्लास में? मेरे ख्याल से ये टॉपिक हमने ख़त्म किया था जिसमें मैंने आपको समरी लिखवा के दिया था। कहाँ गया? ये हमने समरी लिखी थी। अगर हमको इशू की एंट्री पास करना है तो ये दो एंट्री में हमारा काम हो सकता था। पैसा आया था, हम रिसिप्ट, रिसिप्ट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल, और जब हमने ड्यू किया तो रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ऐसी एंट्रीज हमने लास्ट क्लास में पास की थी। क्लियर है क्या सभी को? आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नाम लिख लो कॉपी में। क्या बोला मैंने? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। When shares are issued for consideration other than cash भी लिख सकते हो, जो आपके सामने दिख रहा है नाम, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हाँ, फ्रेश पेज से शुरू कर दो। नया टॉपिक है आज, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर आवाज बहुत धीरे आ रही है। ओके, देखो मैं कोशिश करता हूँ चिल्लाने की, बट मैंने जैसा कि आज आपको बताया मेरा गला थोड़ा ख़राब है। थोड़ा हेडफोन्स वगैरह लगा लो, थोड़ा आज मैनेज कर लो, ठीक है? नए टॉपिक का नाम है व्हेन शेयर्स आर, देखो वहाँ लिखा है व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलो बढ़ू क्या आगे? मैं, सभी का ध्यान है बोर्ड पे? यहाँ होता क्या है, जैसा अगर हमको शेयर्स इशू करना होता है, देखो अगर हमको शेयर्स इशू करना होता है तो एक तरीका क्या होता है, हम पैसा ले दे, शेयर्स दे दे, बट अदर देन कैश, अदर देन कैश, कैश के बदले में हम पैसा, हम शेयर्स क्यों इशू करेंगे? what will be the reason to issue shares for consideration other than cash? Reasons. There are two reasons when the shares can be issued for consideration other than cash. एक होता है if assets acquired। देखो ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स की जरूरत थी, नए एसेट्स खरीदने थे, तो पैसा, मेरे को पैसा देना पड़ेगा, नया एसेट खरीदने के लिए मेरे को पैसा देना पड़ेगा। तो वो पैसा देने के लिए एक तरीका क्या होगा, मार्केट में जाओ, नया शेयर इशू करो, नया शेयर इशू करूँ पैसा लेके, और वो पैसा देके मार्केट से एसेट खरीद कर ला लूँ। दैट इज वन ऑफ द वे ऑफ दैट इज वन ऑफ द वे ऑफ बाइंग एसेट्स। अगर मेरे को एसेट्स खरीदना है तो मैं शेयर्स इशू करूँ, पैसा रेज करूँ, पैसा रेज करने के बाद वो पैसा लेकर मैं ले जाकर पेमेंट करके आ जाऊँ, ठीक है? बट अगेन अदर देन कैश मतलब क्या है, अब हम यहाँ पे शेयर्स जब हम एसेट्स खरीद रहे, तो हमने क्या किया है, एसेट खरीदते वक्त कैश नहीं दिया, नहीं, हमने डायरेक्ट जिससे एसेट खरीदा ना उसी को शेयर दे दिया। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को अगर शेयर्स इशू करना है, उसको शेयर्स देना है, तो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा,
शेयर्स इशू करूंगा, शेयर्स इशू करूंगा, बहुत लंबा प्रोसीजर है। उससे अच्छा जो एसेट सप्लायर है उसी को शेयर्स दे दूं तो चलेगा क्या? उसको पैसे की जरूरत है तो मार्केट में ले जाकर शेयर बेच दे। दूसरा, हम शेयर्स इशू करते हैं प्रमोटर्स को। प्रमोटर्स मतलब कौन होता है, कोई बता पाएगा प्रमोटर्स? जो कंपनी बनाकर देता है, जिसका आइडिया होता है, वो प्रमोटर होता है, जिसने नई नई कंपनी बनाई होती है टू इनकॉर्पोरेट द आइडिया। जैसा एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक आइडिया है जिसको मैं लगाना चाहता हूँ। जैसा एग्जांपल आइडिया है कि चलो मैं चांद के ऊपर मैं क्लासेस लेंगा, ठीक है, अपना अभी अकाउंटिंग एकेडमी का एक ब्रांच अब चांद पे रहेगा। बट चांद पे क्लासेस लेना है, मेरे को आइडिया है, बट चांद तक के बच्चों को भेजना, चांद में सेटअप लगाना, उतना पैसा नहीं है। तो मेरे पास आइडिया है, मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, ए एट मून, ठीक है। तो अब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दिया, मेरे को पैसा रेज करना है। मेरा आइडिया है, मेरे को कंपनी में ओनर बने रहना है ताकि वो मेरा आइडिया है तो उसका फायदा मेरे को मिले, बट मैं पैसा नहीं लगा रहा। तो कंपनी मेरे को ऐसे ही शेयर्स दे देती है, आइडिया के बदले में क्या दे देती है? शेयर्स। तो आइडिया के बदले में जो मेरे को शेयर्स मिलते हैं, दे आर शेयर्स इशूड टू द प्रमोटर। मैंने कंपनी को पैसा दिया क्या? मैंने कंपनी को कुछ पैसा दिया है क्या? नहीं। मैंने कंपनी को क्या दिया है? आइडिया। आइडिया है ना, प्रमोटर ने जो आइडिया दिया रहता है, उस आइडिया के बदले में हम उसको जो शेयर्स दे देते हैं, the shares are called as issue of shares for consideration other than cash। other than cash के बदले में, कैश के प्रति, यानी प्रमोटर से हमको पैसा नहीं मिलता, प्रमोटर से पैसा नहीं मिला है, तो वो दो हो सकते हैं। एक एसेट खरीदो, बदले में शेयर्स दे दो, पैसे देने की जगह शेयर्स दे दो। एक हो सकता है प्रमोटर से जो आइडिया आया, आइडिया के बदले में हम उसको क्या दे देंगे? शेयर्स। ठीक है, आया ना? तो ये दो तरीके से हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, ये दो तरीके से हम शेयर्स इशू कर सकते हैं। एक फॉर एसेट्स, इफ एसेट्स अक्वायर, और दूसरा प्रमोटर को। अब अगर एसेट अक्वायर किया तो क्या? एक एक करके एंट्री पढ़ते हैं, सबका ध्यान बोर्ड पे, कोई लिखेगा नहीं, पहले सुन लो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, उसके बाद आराम से ठंडे दिमाग से लिखने का समय मिलेगा। मैं एक चीज़ बताऊँ सबसे पहले, मैंने आपको बचपन में दो एंट्री पढ़ाई थी, एक रिसिप्ट की। पहले रिसिप्ट की बताओ तो, अगर मैं शेयर्स इशू करता फॉर कैश, पैसे के बदले में शेयर्स इशू करता तो मेरे को पैसा मिलता, पैसा मिलता तो एंट्री क्या होती? पैसे की एंट्री क्या होती, जरा बताएंगे? रिसिप्ट की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल, ये मैंने कल ही आपको बताया था, आज भी हमने रिवाइज किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल। इफ आई वुड हैव इशूड शेयर्स फॉर कंसिडरेशन फॉर कैश, तो मेरी एंट्री क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल। बट मेरे एक सवाल का जवाब दो, अब यहाँ पे हमारे को पैसा मिलने वाला है कि हम एसेट के बदले में शेयर्स देने वाले हैं? कैश लेके शेयर्स दे रहे हैं कि एसेट लेके शेयर्स दे रहे हैं? एसेट। ठीक है, मैं समझा नहीं। अच्छा, ओके, उधर गायतोंडे भाऊ को पढ़ा देना सर। अच्छा, चांद पे गायतोंडे बैठा है, ठीक है, सीधा चांद से बोल रहा है, बोले मैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये बैंक, बैंक के जगह पर, अब बैंक हमको पैसा नहीं मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है? एसेट। तो हम बैंक की जगह पे कौन सा अकाउंट लिख देंगे अब? एसेट। एसेट आया ना, एसेट, पैसा नहीं आया, एसेट आया। एसेट रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का मतलब क्या है? रूल क्या है रियल अकाउंट का? रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा नहीं मिला, एसेट मिला, तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, क्या मिला? एसेट। एसेट मिला तो कौन सा अकाउंट डेबिट कर देंगे हम? एसेट अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो पैसा नहीं आया, पैसे की जगह एसेट आया, सिंपल है, एसेट आया, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब हमने रिस्पेक्टिव कॉल लिखा था, रिस्पेक्टिव कॉल वाज नथिंग बट रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ रोहन, सोहन, मोहन, सुनील। Respective call was nothing, application, allotment, first call were nothing but the representative account of रोहन, सोहन, मोहन, सुनील। और हमने रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्यों यूज किया था? याद करो बचपन के वो दिन जब हमने बोला था रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज करेंगे। हमने रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्यों यूज किया था? क्योंकि ओनर एक था या एक से ज्यादा थे? एक से ज्यादा थे, हर एक का नाम लिख पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो वो पूरे ग्रुप को मिला के मैंने एक नाम दे दिया था। पूरे ग्रुप को मिला के मैंने एक नाम दे दिया था, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। तो पूरे ग्रुप को मिला के मैंने एक नाम दे दिया था। यहाँ जब मैं शेयर्स इशू करूंगा, जिस जिस व्यक्ति से जो मैं एसेट्स खरीद के शेयर्स इशू करूंगा, तो जो व्यक्ति है जिससे मैं एसेट खरीद रहा हूँ वो एक है, एक से ज्यादा है? चार्ट में लिखो, वो एक है या एक से ज्यादा है? जिससे मैं एसेट खरीदूंगा वो एक है या एक से ज्यादा है?
क्लास हम जो शेयर्स जो एसेट खरीदेंगे वो एक ही व्यक्ति से खरीदेंगे ना। बेटा मैंने दुकान में गया और एसेट खरीद के ले गया, मेरे को टीवी खरीदना है तो मैं ऐसा करता क्या, रिमोट अलग से खरीदूंगा, टीवी की बटन अलग से खरीदूंगा, स्क्रीन अलग से खरीदूंगा। तो एसेट का सप्लायर 10-12 लोग रहते हैं कि एक ही जन रहता है? एसेट तो मैंने एक ही व्यक्ति से खरीदा ना। तो जो एक व्यक्ति से जिससे मैंने एसेट खरीदा है उसका तो नाम मैं लिख पाऊंगा ना। एक से ज्यादा व्यक्ति होते थे तो रिस्पेक्टिव कॉल एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए यूज करते थे। अगर एक ही व्यक्ति है तो हम उसका नाम यूज करेंगे। नाम यूज करेंगे मतलब रिस्पेक्टिव कॉल की जगह वी आर गोइंग टू यूज वेंडर अकाउंट। नाम यूज करेंगे, एक किच है उसका नाम यूज करेंगे हम, एक जो व्यक्ति है उसका क्या यूज कर लेंगे हम, नाम। जैसा एसेट आया, अब यहाँ पैसा नहीं आ रहा, शेयर्स यूज करने के लिए हमको पैसा मिल रहा है कि एसेट्स आ रहा है। एसेट्स आया तो एंट्री क्या होंगी, एसेट्स आया, बैंक अकाउंट डेबिट की जगह एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और देने वाला जो है वो सिंगल व्यक्ति है वेंडर, तो वेंडर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये रसीद की एंट्री हो गई। अगली ड्यू। ड्यू की एंट्री में क्या थी, ड्यू की एंट्री कल का याद करो क्या थी, ड्यू की एंट्री लिखिए यहाँ पे। ड्यू की एंट्री रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट लिख रहा हूं मैं, हाँ, रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी मैं फिलहाल डिस्काउंट और प्रीमियम पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, हम क्वेश्चन देखते वक्त उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा रिस्पेक्टिव कॉल की जगह हमने कौन सा अकाउंट यूज कर लिया है, वेंडर। तो वेंडर की उधारी खत्म करेंगे ना हमको। अब रिस्पेक्टिव कॉल नाम की उधारी खत्म करना है कि वेंडर की उधारी करना है? वेंडर की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू। वेंडर की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। तो अगर शेयर्स अगर प्रीमियम पे इशू किए तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। कौन से अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अगर डिस्काउंट पे इशू किए तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट। कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाना है, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट। So this will be the entry for issue of shares for consideration other than cash in case of assets. In case of asset, अगर assets हमने acquire किए तो ये एंट्री होने वाली है। एसेट अक्वायर किए तो एक बार एंट्री देख लो क्या है, एसेट अक्वायर किए तो रिसिप्ट का एंट्री, वही बेटा जो मैं कल से आपको बोल रहा हूँ, दो एंट्री पे पूरा चैप्टर है, पहला रिसिप्ट दूसरा ड्यू। जब एसेट रिसीव करेंगे, एसेट रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होंगी, बोलो बोर्ड पे लिखिए। एंट्री क्या होंगी, एसेट आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा कि एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू डेबिट बैंक अकाउंट एसेट, तो एंट्री क्या होंगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और जब हम ये रिसिप्ट की एंट्री हो गई, अगली एंट्री पास करेंगे ड्यू। ड्यू की एंट्री में क्या होंगी, वेंडर की उधारी खत्म, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जमता गया यहां तक, हाँ या ना? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं प्रमोटर्स के बुक्स में क्या एंट्री होंगी उस पर डिस्कशन शुरू कर दूंगा। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी, वेटिंग फॉर योर डाउट। नहीं है तो एक बार नो डाउट्स करके चैट में लिख दो। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आपको कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, नो डाउट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो है हमारा प्रमोटर्स। अगला है प्रमोटर्स को अगर हमने शेयर्स इशू किए तो क्या, अगेन दो एंट्री है बेटा, प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करने की भी दो एंट्री है। सबसे पहला है रिसिप्ट की, पहली एंट्री काय की हो जाएंगी, रिसिप्ट। रिसिप्ट की एंट्री अगर मैं बोलूँ वही जो नॉर्मल एंट्री थी वो लिख देता हूँ पहले। रिसिप्ट की एंट्री क्या आती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल। और ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएंगी, रिस्पेक्टिव कॉल, रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर डिस्काउंट पे इशू किया तो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट।
और प्रीमियम पे इशू किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। बेटा डिस्काउंट प्रीमियम एक क्वेश्चन में दोनों नहीं हो सकता ना, या तो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते या तो प्रीमियम पे, बैलेंसिंग फिगर दोनों में से एक ही आता था। अब मेरे को एक चीज बताओ, प्रमोटर से हमको पैसा मिलने वाला है कि प्रमोटर से आइडिया मिलने वाला है? प्रमोटर आइडिया। पैसा नहीं देता ना, प्रमोटर से हमको क्या मिलने वाला है? आइडिया, है ना? प्रमोटर से क्या मिलने वाला है? आइडिया। प्रमोटर से हमको क्या मिलेगा? आइडिया। मेरे एक सवाल का जवाब दो, जब हम उससे आइडिया रिसीव करेंगे तो दिस आइडिया, व्हाट डज दिस आइडिया विल स्टैंड फॉर? आइडिया फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है? पहले बताओ तो। आइडिया, आइडिया नाम का अकाउंट बनाओ क्या बुक्स में? नहीं। आइडिया, आइडिया, आइडिया क्या होता है? वो मटेरियल है कि इमटेरियल है? वो आइडिया चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक ऐसे ही रहना है ना, तो आइडिया की कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। वैल्यूएशन ऑफ आइडिया इज पॉसिबल? मुश्किल है थोड़ा। बट यस, प्रमोटर को शेयर्स तो इशू हो गए। अकाउंटेंसी में आइडिया को इज्जत नहीं है, क्योंकि वी कैन नॉट मेजर दैट आइडिया इन टर्म्स ऑफ मनी। आइडिया की वैल्यू में इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं मेजर कर सकता अनलेस वो इंप्लीमेंट होके सक्सेसफुल ना हो जाए। तब तक के आइडिया को मेजर कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल जाती है। अभी तो मैंने उसके ऊपर शेयर्स इशू कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए तो कंपनी का खर्चा है, कंपनी को पैसा नहीं मिला। ध्यान से सोच के देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। कंपनी ने जब प्रमोटर्स को शेयर्स इशू किया तो कंपनी को पैसा नहीं मिला, तो मैं कंपनी का खर्चा बोलूँ तो चलेगा क्या? कंपनी को जो शेयर्स, कंपनी ने जो शेयर्स प्रमोटर्स को इशू किए, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। कंपनी ने जो शेयर्स प्रमोटर्स को इशू कर दिए, तो जब प्रमोटर्स को शेयर्स इशू किए गए तो ये कंपनी का खर्चा है या नहीं है? इज इट एन एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी? यस और नो? कम ऑन, हरी अप, गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। कोई बोलेगा नहीं, गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। कंपनी को अगर हमने, कंपनी ने अगर प्रमोटर्स को शेयर्स इशू किए तो यह कंपनी का खर्चा है या नहीं? यस, 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 कंपनी का खर्चा है ना। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खर्चा कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये खर्चा कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू यानी रोजमर्रा में होने वाले खर्चे जो रहते वो है, या अदर देन डे टू डे है? वैसे डिटेल में मैंने पढ़ाया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने ग्रुप में लिंक भी भेजी थी आपके लिए। यस, कौन सा एक्सपेंडिचर है? परफेक्ट, एवरीबॉडी इज राइट। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रहते हैं ना, जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी के रहते हैं, कंपनी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रांसफर करती है गुडविल अकाउंट में। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रहते हैं कंपनी उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करती है? गुडविल। कैपिटल प्रॉफिट रहा तो कैपिटल रिजर्व में जाता है। वापस बोलो, मैंने क्या बोला? कैपिटल प्रॉफिट रहा तो कैपिटल रिजर्व में जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा तो वो गुडविल में जाता है। एक मिनट, मैं लिख दूं क्या कहीं आपके समझ के लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रहा वो जाएगा गुडविल में, और अगर कैपिटल प्रॉफिट्स या कैपिटल इनकम रही तो वो जाती है आपकी कैपिटल रिजर्व में। जिस तरीके से अगर आपको याद होंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम ये जो थे ये जाते थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ट्रेडिंग में भी जा सकते थे, बेसिकली ये कहाँ जाते थे आपके? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में। डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, रेवेन्यू आइटम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाते थे। कैपिटल आइटम्स कहाँ जाएंगे? एक्सपेंडिचर है तो गुडविल अकाउंट में डाल दिया जाता है, इनकम है तो कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जाता है। ये मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ, हाँ, इसके पहले नहीं पढ़ाया था ये वाला, ये ऊपर वाला। नीचे वाला तो भर भर के अपन ने 11th में पढ़ा था, किया भी था। तो कैपिटल, एक बार मेरे साथ बोलो, क्या बोल रहा हूं मैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होंगे? गुडविल में। और कैपिटल इनकम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होंगी? कैपिटल रिजर्व में। तो मेरे को एक चीज बताओ, प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करना फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये कौन सा है? एक्सपेंडिचर है। और कौन सा एक्सपेंडिचर है? आपने चार्ट में लिख लिख के बताया कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पैसा तो मिला नहीं, इसकी जगह पे हम कौन सा अकाउंट यूज कर देंगे? गुडविल। खर्चा हो गया नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंडिचर, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बट कैपिटल एक्सपेंसेस है इसलिए हमने कौन से अकाउंट में डेबिट कर दिया उसको? गुडविल में। कौन से अकाउंट में डेबिट कर दिया हमने उसको? गुडविल में। तो इट विल अपीयर इन गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया। अगेन रोहन सोहन मोहन ऐसे एक से ज्यादा व्यक्ति है कि प्रमोटर एक सिंगल पर्सन है? एक या तीन व्यक्ति भी अगर मिला के आइडिया लाते होंगे तो तीन लोगों का नाम मैं बुक्स में लिख सकता हूं। तो यहां हम क्या लिख देंगे? टू प्रमोटर।
40,000 लोग तो नहीं है ना, एक या ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोग होंगे जिनका आइडिया मिलाकर होगा भी, तो मैं चारों पांचों का नाम लिख सकता हूँ। प्रमोटर है, इज्जत तो दो उसको। प्रमोटर अकाउंट मतलब गुडविल नाम का खर्चा हुआ एक्सपेंडिचर है कंपनी का, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, गुडविल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा बिकॉज इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। और प्रमोटर्स क्या हो गए, गिवर ऑफ उधारी, उन्होंने अपना आइडिया उधारी में दे दिया। फिर जब हम उनको शेयर्स अलॉट कर देंगे तो जनरल पब्लिक, यानी अभी तक प्रमोटर हमारे लिए जनरल पब्लिक है, तो प्रमोटर की उधारी खत्म और इक्विटी शेयर कैपिटल यानी ओनर की उधारी शुरू। प्रमोटर्स को अब मैंने ओनर बना दिया, प्रमोटर्स को अब मैंने क्या बना दिया, ओनर। प्रमोटर्स को क्या बना दिया, ओनर। तो यहां मेरे को बताओ, मेरे को उनसे पैसा मिला कि उनसे आइडिया मिला? मैंने जब शेयर्स प्रमोटर्स को इशू किए तो प्रमोटर्स से मुझको पैसा मिला कि आइडिया मिला? चैट में लिखो, चैट में, चैट में। प्रमोटर्स को जब मैंने शेयर्स इशू किया तो शेयर्स इशू करते वक्त प्रमोटर्स से मेरे को पैसा मिला कि आइडिया मिला? आई रिसीव्ड एन आइडिया फ्रॉम प्रमोटर्स, आई हैव रिसीव एन आइडिया फ्रॉम प्रमोटर। तो प्रमोटर से मेरे को क्या मिल गया, आइडिया मिल गया। So this is the entry which we are going to pass in the books of company with respect to shares issued to promoter, shares issued to promoter. So these are the two cases when the shares can be issued for consideration other than cash. These are the two cases where the shares can be issued for consideration other than cash. जमता क्या? हाँ या ना? इसको लिख लो, पर अभी मत लिखो, चलो कुछ क्वेश्चंस देखते बाद में आराम से लिखना, कि लिख लेते अभी, चलो लिख लो, लिख लो, लिख लो, अभी लिख लो। Come on, hurry up, write it down. जरबान बेटा कोई डाउट है बेटा, बोल। सर 11th में एसबी में था कि प्रमोटर आर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। Promoters सर are the director of the company or can be the directors of the company. सर मतलब वो उनके ऊपर रहता है ना कि हाँ उनके बनना है ऊपर कि रहता है नहीं। ना, नहीं बनना है नहीं बनना है वो अलग चीज हो गई। एक मिनट मैं आता हूँ उस पर। अब तो यस एसपी, सर, एसपी का सवाल अकाउंट्स में पूछ रहा है, मैं बता देता हूँ तेरे को। यस सर। हाँ बेटा, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस जीरो होगा, वही होता है ना, प्रमोटर की उधारी खत्म करके हम उसको ओनर बना देते, तो बैलेंस तो जीरो होगा ही, प्रमोटर अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचता। उसी तरह अगर आप वेंडर में भी देखोगे तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट क्रेडिट, उसका भी तो बैलेंस खत्म होता है ना। तभी तो हम बोलते हैं ना कि जनरल पब्लिक की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू। हम प्रमोटर को यहाँ ओनर बना देते, इसलिए प्रमोटर क्रेडिट डेबिट खत्म, वेंडर क्रेडिट डेबिट खत्म, रिस्पेक्टिव कॉल भी तो वही होता था। एक बार लिख के हो जाए तो बताना। बेटा आप डायरेक्ट बैंक की जगह वो लिख लो एसेट्स, मैंने जैसा लिखा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा था, आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो। यानी क्या लिख दोगे आप, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और यहाँ पे वेंडर अकाउंट डेबिट टू, वो काट छाट के इतनी मेहनत मत करो, डायरेक्ट लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डायरेक्ट क्या लिख देंगे, वेंडर, और यहाँ क्या लिख दोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक नहीं सॉरी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, और नीचे में रिस्पेक्टिव कॉल की जगह प्रमोटर अकाउंट डेबिट। बेटा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हुआ, उसके लिए देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो टॉपिक मैंने भेजा था बीच में ग्रुप में, वो देखना पड़ेगा। चलो हो गया है लिख के, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो जिसको नहीं समझा वो।
एसेट्स जब हमने खरीदा था, एसेट्स खरीदा तो हमको पैसे नहीं मिले, एसेट आया, एसेट आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट अकाउंट डेबिट हो गया, और गिवर है वेंडर जिससे हमने एसेट खरीदा, जो सप्लायर ऑफ एसेट है। तो एंट्री क्या हो गई, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एक्सक्यूज मी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और जब ड्यू किया तब एंट्री क्या हो गई, वेंडर की, देखो ड्यू करते वक्त क्या करना है हमको, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, ये जो वेंडर था ये हमारे लिए जनरल पब्लिक था ना, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, जनरल पब्लिक की वो क्रेडिट था, खत्म करने के लिए डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू ओनर की उधारी शुरू, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस या तो डिस्काउंट या तो प्रीमियम, जो डिफरेंस रहेगा वो या तो डिस्काउंट रहेगा या तो प्रीमियम रहेगा। सेम गोज इफ द शेयर्स आर इशूड टू द प्रमोटर्स, प्रमोटर्स को आइडिया के बदले में शेयर्स दिया तो गुडविल नाम का खर्चा है, वह कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे। प्रमोटर गिवर ऑफ आइडिया, गिवर ऑफ उधारी टू प्रमोटर, प्रमोटर की उधारी खत्म, ओनर की उधारी शुरू, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डिफरेंस जो रहेगा या तो डिस्काउंट या तो सिक्योरिटी प्रीमियम। जमता गया यहां तक, हाँ या ना? कोई डाउट है क्या, कोई डाउट कुछ छूट गए जो ऊपर के थे? हो गए सारे डाउट क्लियर है जितने लिखे थे आपने? मैं आपको एक चीज और बताऊं क्या, एक चीज थोड़ी सी ज्यादा की बता देता हूँ, सुन लो। आप चाहो ना तो ये जो दो एंट्रीज है, ये दो एंट्रीज को कंपाउंड भी कर सकते थे, ये दो एंट्रीज को आप कंपाउंड भी कर सकते थे, कंपाउंड भी कर सकते थे मतलब क्या, इन दोनों को मर्ज करके एक ही एंट्री पास करने की कोशिश करो तो कैसा होगा, इन दोनों को मर्ज करके एक एंट्री पास किया तो आपको नहीं लगता प्रमोटर प्रमोटर कैंसिल हो जाएगा, प्रमोटर सेम अकाउंट क्रेडिट सेम अकाउंट डेबिट, बैलेंस जीरो ही हो जाएगा। तो जो मोटा मोटी एंट्री बचेंगी वो ऐसी बचेंगी क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और डिफरेंस या तो डिस्काउंट में जाएगा या तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। आप दो एंट्री पास करने की जगह ये एक एंट्री भी पास कर सकते थे, आप दो अलग अलग एंट्री पास करने की जगह ये एक एंट्री भी पास कर सकते थे प्रमोटर्स के बुक में, यानी प्रमोटर्स के लिए आप दो अलग अलग छोटी छोटी एंट्रीज पास करने की जगह एक बड़ी एंट्री भी पास कर सकते थे। सर ऐसा ही सेम हम वेंडर के लिए नहीं कर सकते क्या, यानी वेंडर में भी तो सेम अकाउंट क्रेडिट सेम अकाउंट डेबिट खत्म हो जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक ऐसा है कि यहाँ हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि मेरे को एक चीज बताओ, एसेट जिस डेट को खरीदा जरूरी है क्या पेमेंट भी मैंने उसी डेट को किया होगा? क्रेडिट लेते हैं ना हम, अगर हमारा एसेट का जो सप्लायर होता है उसको पेमेंट करने से पहले हम कुछ महीनों का क्रेडिट लेते हैं, वो क्रेडिट नहीं देगा तो हम किसी और सप्लायर से खरीद लेंगे। तो मेजरली एसेट के केस में जो डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सेम नहीं रहता, और जर्नल में एंट्री होती है डेट वाइज, तो डेट ऑफ परचेज का डेट अलग होता है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स का डेट अलग होता है। बट प्रमोटर के केस में क्या है, खर्चा उसी दिन बुक कर दो जिस दिन शेयर्स इशू हुए, तब तक मत बुक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्चा उसी दिन बुक करो जिस दिन शेयर्स इशू हुए, तो आप इनको कंपाउंड कर सकते हो, खर्चा उसी दिन बुक करो जिस दिन शेयर्स इशू हुए, तो चलता है, क्योंकि खर्चा क्या है, जितने शेयर्स इशू करेंगे उतना खर्चा है, क्योंकि खर्चा क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट था ना, वी आर नॉट एबल टू वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द आइडिया इन टर्म्स ऑफ मनी, शुरुआती मैंने वहां से किया था, जितने शेयर्स दे दिए उतना खर्चा बोल रहे हो, बट शेयर आइडिया का खर्चा उतना ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, एक आइडिया बहुत जितना वैल्यू किया उससे ज्यादा भी हो सकता है उसका बेनिफिट, हो सकता है उसका बेनिफिट उससे कम भी निकले, तो जितना शेयर्स इशू उतना खर्चा यहाँ हम मानते हैं, इसलिए एंट्री कंपाउंड हो सकती है। बट टू अवॉइड कंफ्यूजन रादर देन उसको एक एंट्री पास करने की जगह दो एंट्री पास करो, इजी जाता है, जहां आपको दिखेगा क्या एसेट किया तो भी वही, प्रमोटर्स के वक्त भी वही, इजी जाता है, इजी जाता है। दैट्स माय वे ऑफ थिंकिंग, बाकी आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलो आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 49, सब कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सबका ध्यान बोर्ड पे, मुंडे मुंडी झटको स्ट्रेट बैठो, यहाँ ध्यान देना क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 49 में। रॉकेट लिमिटेड, पढ़े मेरे साथ, रॉकेट लिमिटेड परचेज द एसेट ऑफ कॉमेट लिमिटेड, रॉकेट लिमिटेड ने कॉमेट लिमिटेड का एसेट खरीदा है, तो परचेजर कौन है स्नेहल, परचेजर कौन है, रॉकेट लिमिटेड परचेज द एसेट ऑफ कॉमेट लिमिटेड, तो परचेजर कौन है, चैट में लिखो परचेजर कौन है, किसने खरीदा है, परचेजर कौन है बेटा, बोलो परचेजर कौन है,
रॉकेट लिमिटेड, हाँ रॉकेट लिमिटेड है, परचेजर कौन है, रॉकेट लिमिटेड। तो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ रॉकेट लिमिटेड। हम ट्रांजैक्शन किसके बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन द बुक ऑफ रॉकेट लिमिटेड। वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ रॉकेट लिमिटेड। रॉकेट लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ कॉमेट लिमिटेड। हमने कॉमेट लिमिटेड नाम के वेंडर से, सप्लायर से एसेट खरीदा है 2,70,000 का। पेएबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स, काय में पे करना है हमारे को, फुल्ली पेड अप शेयर्स। Rocket Limited allotted equity shares of 10 each fully paid up in satisfaction of the claim by Comet Limited. Show necessary journal entries in the book of Rocket Limited, नीचे भी लिखा ही था, in the book of Rocket Limited, such that shares are issued at par, shares are issued at premium and shares are issued at discount। यहाँ टोटल कितने केसेस हमको है, कितने केसेस, कितने अलग अलग केसेस की एंट्री पास करनी है, 3। चलो आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले काय की एंट्री हो जाएंगी, रिसिप्ट की। पहली एंट्री काय की हो जाएंगी, रिसिप्ट। रिसिप्ट यानी हमारे को कैश मिला कि एसेट मिला, एसेट आया, एसेट आया, बोलो एंट्री क्या है, रिसिप्ट की एंट्री क्या है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम है ना अब हमारे पास में, कॉमेट लिमिटेड। अब वेंडर मत लिख देना, नाम नहीं पता रहा तो वेंडर ठीक है, नाम पता है तो नाम वापरो ना। एसेट अकाउंट डेबिट टू कॉमेट लिमिटेड। कितने का एसेट खरीदा हमने, 2,70,000 का। फर्स्ट ड्यू की एंट्री, आ जाओ ड्यू, पहला केस में ड्यू की एंट्री। रिसिप्ट की एंट्री समझी क्या, एसेट अकाउंट डेबिट टू कॉमेट लिमिटेड। रिसिप्ट की एंट्री दिखी क्या, समझी क्या, एसेट अकाउंट डेबिट टू कॉमेट लिमिटेड। एसेट आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, और गिवर कौन हो गया, कॉमेट लिमिटेड। गिवर कौन हो गया, कॉमेट लिमिटेड। तो एंट्री हो गई एसेट अकाउंट डेबिट टू कॉमेट लिमिटेड, एसेट अकाउंट डेबिट टू कॉमेट लिमिटेड। अब ड्यू करेंगे, ड्यू करेंगे तब हम क्या बोलेंगे कि कॉमेट लिमिटेड की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू। कॉमेट लिमिटेड की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू। एंट्री तो आप पास कर लोगे, देखा, बोलो एक बार बोल दो, चलो आपके दिल की सुख शांति के लिए बोलो एंट्री क्या है ना, कॉमेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहला तो केस पार का ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट, यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, ठीक है, ध्यान देना, 2 मिनट, सबका ध्यान स्क्रीन पे मेरे तरफ ध्यान दो। क्लास, यदि मुझे आपको 2,000 रुपए देने हैं, मुझे कितने रुपए देने हैं आपको, 2,000 रुपए देने हैं। सुनो ध्यान से सुनना, मेरे को चैट में आंसर चाहिए, कोई बड़बड़ नहीं करेगा इसके लिए। क्या है, समझ में आया नहीं आया सबको, मुझे समझता नहीं, जब आप बड़बड़ करना चालू करते हो ऐसा लगता है 2 या 3 स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं। चैट में लिखेंगे, ठीक है। मेरे पास 2,000 रुपए है, 2,000 रुपए आपको देना है, मैं आपको 2,000 रुपए दूंगा, ठीक है। कितने रुपए देने वाला हूँ मैं आपको, 2,000 रुपए दूंगा। मेरे पास 10-10 रुपए के नोट है, 10-10 रुपए के नोट है, बंडल रखा हुआ है, 10-10 रुपए के नोट का बंडल है। कितने नोट गिन के दूं, चैट में लिखो, कितने नोट गिन के दूं। 2,000 रुपए देना है, 10-10 रुपए का नोट है, कितने नोट गिन के दूं, 200 200 200 200 200 200 200 200 200। बढ़िया, सही हो आप, सही हो, गलत नहीं हो आप। मैं कितने नोट निकाल कर दूंगा आपको, 200 नोट निकाल कर दे दूंगा। अब यदि मान लो मेरे पास में 20 रुपए के एक बंडल है, कितने रुपए के बंडल है, 20-20 रुपए के बंडल है, कितने नोट गिन के दूं, कितने नोट गिन के दूं, 100 ना। एक ने 1,000 लिखा, रहे 1,000 क्या ज्यादा नहीं हो जाएगा, 2,000 रुपए ही देना है ना, 100 नोट गिन के दूं, बराबर। अब मेरे पास मान लो 50 रुपए के बंडल है, तो कितने नोट गिन के दूं, 20 40 400 20 50 40 400। यहाँ कंफ्यूजन हो गया। मेरे को आपको 2,000 रुपए देना है, 50 का बंडल है, 50 नोट का बंडल है, कितने नोट गिन के दूं, कैसे निकालेंगे। पहले जब 10 रुपए का बंडल था तब आपने क्या किया था, कितने नोट बोले थे, पर नोट की वैल्यू 10 रुपए थी, तो आपने कितने नोट बोले थे, कितने नोट, कितने करेंसी गिन के दूं मैं आपको, तब आपने क्या बोला था, 200। कैसे निकाला 200, 2,000 डिवाइडेड बाय 10 किया था ना। 2,000 रुपए देना है, एक नोट की वैल्यू 10 है, तो नंबर कितने हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ नोट का फॉर्मूला ये यूज किया था आपने। अगर आप 20 रुपए के नोट है तो कैसा करोगे, 2,000 डिवाइडेड बाय 20 करो, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो रहा है, 2,000 डिवाइडेड बाय 20, 2,000 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो 100 आता है।
अब यदि अगर मेरे पास 50 रुपए के नोट है तो क्या करोगे आप? 50 रुपए के नोट है तो 2000 डिवाइडेड बाय 50 करो, तो 2000 डिवाइडेड बाय 50 कितना आता है? 2000 डिवाइडेड बाय 50 कितना है? कितने नोट गिन के दूंगा मैं? 40 ना। जो 200 लिख रहे बेटा, जब 20 रुपए का नोट है तो 100 दे रहे हो, 50 रुपए का नोट रहेगा 200 दोगे, बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं हो जाएंगी क्या? सर आप दे रहे हो, हमको क्या फर्क पड़ता, हमारा काम तो लेने का है। 40 ही नोट दूंगा ना, देख लो ना, 40 × 50 करके देखो तो, 40 × 50 करके देखो तो कितना हो रहा है? 40 × 50 आ रहा है क्या? देख लो, दिखता हूँ, करके दिखाता हूँ मैं आपको। 50 रुपए के हिसाब से अगर मैंने आपको 40 नोट दिया तो टोटल 2000 रुपए की पेमेंट होगी ना। 50 × 40 किया तो 2000 रुपए की पेमेंट हो गई, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए के नोट है, कितने नोट गिन के दूं? कैसा करोगे? 2000 डिवाइडेड बाय 100, कितने नोट गिन के दूं? 20। कितने नोट गिन के दूं? 20। बराबर है। मेरे पास 1000 रुपए के नोट है, कितने दूं? पहले जेल चलो सर, इसको 20 नोट होना पूजा को। अरे 1000 रुपए के नोट है तो 2000 डिवाइडेड बाय 1000, दो नोट में काम हो जाएगा ना। ओके ओके, कोई बेटा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। 2000, अगर 2000 रुपए देना है, 1000 के नोट है तो दो नोट निकाल कर दूंगा ना। 2000 का नोट है तो एक नोट दूंगा, 2000 डिवाइडेड बाय 2000। तो मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, एक नोट दूंगा, एक नोट दूंगा, ठीक है। मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? यहां भी हमको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ते, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल में हम फ्रैक्शन लिखते थे ना, नंबर ऑफ शेयर्स कितने। तो मैं यहाँ नंबर ऑफ शेयर का एक फॉर्मूला ऐसा यूज करूं तो चलेगा क्या? नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। वाई इशू प्राइस? क्योंकि आपने वही फॉर्मूला यूज किया, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ करेंसी। देखो वैल्यू ऑफ करेंसी यहाँ 10 थी, यहाँ 20 थी, यहाँ 50 थी, यहाँ 100 थी, यहाँ 1000 थी। वैल्यू ऑफ करेंसी है ना, नथिंग बट इन आवर केस इट विल बी इशू प्राइस। वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स मतलब फेस वैल्यू नहीं, इशू प्राइस, कि उसका एक्चुअल कितना वैल्यू है, शेयर्स को मैं कितने वैल्यू पे मान रहा हूँ। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर मेरे को निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे को अगर निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने शेयर्स दूं उसको? 2,70,000 रुपए का पेमेंट करना है। मेरे पास एक शेयर का फेस, एक शेयर का मैं वैल्यू मान रहा हूँ पार पे यानी 10 पे, तो 2,70,000, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 10 रुपए के हिसाब से कितना पेमेंट करूंगा मैं? कितना पेमेंट करूंगा? 2,70,000 डिवाइडेड बाय 10 रुपए के हिसाब से कितना पेमेंट करूंगा मैं? 27,000 शेयर्स का पेमेंट करूंगा। कितने शेयर्स का पेमेंट कर दूंगा मैं? 27,000 शेयर्स। मेरे को 2,70,000 का पेमेंट करना है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो आई एम गोइंग टू पे फॉर 27,000 शेयर्स। मैं कितने शेयर्स का पेमेंट करूंगा? 27,000 शेयर। ये 27,000 रुपीज नहीं है, ये 27,000 शेयर्स है। रुपीज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस कर दो, 27,000 इंटू 10, 2,70,000 का पेमेंट हो जाएगा। तो आ जाओ यहाँ ध्यान दो, एंट्री क्या हो जाएंगी? कॉमेट लिमिटेड विल बिकम रिसीवर, इसकी उधारी 2,70,000 से खत्म हो जाएंगी। और इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशू, 27,000 शेयर्स अभी आपने वर्किंग नोट में निकाला, 27,000 इंटू 10 कितना हो जाना है? 27,000 इंटू 10, 2,70,000। 27,000 इंटू 10, 2,70,000। आई होप जमता है यहां तक। 27,000 इंटू 10, 2,70,000। कोई डाउट है? परफेक्ट, चलो चलो गुड, आगे बढ़ू। ये था केस ए, ये जो अभी हमने सॉल्व किया, ये क्या सॉल्व किया हमने? केस ए। अब केस बी में क्या लिखा हुआ है? केस बी में, केस बी में क्या लिखा हुआ है? सच शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सच शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% के प्रीमियम पे इशू किया। मैं एक चीज, 20%। हाँ वही 20% प्रीमियम पे, हाँ हाँ ठीक है। मैं एक चीज बताओ, रिसिप्ट की एंट्री होंगी सबसे पहले, अगेन रिसिप्ट की एंट्री क्या होंगी बताओ तो? रिसिप्ट की एंट्री, पैसा शेयर्स आएंगे, एसेट आएगा, एंट्री क्या होंगी बोलो? Asset account debit to एसेट अकाउंट डेबिट टू कॉमेट लिमिटेड। कितना अमाउंट हो जाएगा इसका? 2,00,000
70,000, अमाउंट कितना हो जाएगा 2,70,000, है ना। अच्छा, आपको नहीं लगता ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री सेम ही है? ये एंट्री और ये एंट्री दोनों अलग अलग है कि सेम है? थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं आपके लिए। मैं बताता हूँ, ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया वो दोनों एंट्री अलग अलग है कि सेम है? सेम है ना। हम्म, तो ये एंट्री हम बार बार पास नहीं करते। जो रिसिप्ट की एंट्री है ये सेम होने की वजह से हम इसको बार बार पास नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, केस को जो नंबर देना शुरू करेंगे ना, वो ड्यू की एंट्री को केस नंबर देंगे। आप ढंग से देखोगे तो मैंने जब ऊपर में केस को नंबर दिया था, रिसिप्ट के बाद ड्यू की एंट्री को केस नंबर दिया। यहाँ भी जो मैं केस नंबर दे रहा हूँ, मैं ये ड्यू की एंट्री को केस नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि एंट्री अल्टीमेटली जो चेंज होने वाली है वो रिसिप्ट की एंट्री तो कॉमन है, कॉमन एंट्री ऊपर, उसका सिर्फ ड्यू में चेंज हो रहा है, ड्यू के केसेस चेंज होंगे, क्योंकि एसेट तो 2,70,000 का ही आना है। एसेट कितने का रिसीव करना है उनने, 2,70,000 का। तो 2,70,000 का जो एसेट रिसीव करना है, वह एसेट आते वक्त की एंट्री तो सेम ही रहने वाली है, एसेट लेते वक्त की एंट्री तो सेम ही रहने वाली है ना। एसेट अकाउंट डेबिट टू कॉमेट लिमिटेड, एसेट खरीदते वक्त या एसेट लेते वक्त तो एंट्री सेम ही रहेंगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू कॉमेट लिमिटेड। तो वो एंट्री बार बार पास करने की जरूरत नहीं, एक बार पास करो छोड़ दो, वो एंट्री एक बार पास करो छोड़ दो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एंट्री एक बार पास करो और छोड़ दो, छोड़ दो मतलब वो लिखने की, वो एक बार लिख दिया केसेस, ड्यू की एंट्री को केसेस देना चालू करो, ड्यू की एंट्री को केस नंबर दे दो। ये वाला ए बन जाएगा, ये वाला बी, अगला सी, अगला डी अगर हो तो। यहाँ सी तक के ही केस है तो हम केस नंबर्स किसको देना शुरू कर देंगे, ड्यू की एंट्री को। केस नंबर्स किसको देना शुरू कर देंगे, ड्यू की एंट्री को। आई होप ये समझा है यहाँ तक। मैं रिसिप्ट की एंट्री बार बार पास करने की जगह एक बार पास करूंगा और केस नंबर में ड्यू की एंट्री को देना शुरू कर दूंगा, क्योंकि रिसिप्ट की एंट्री हर केस में कॉमन रहने वाली। ये समझा? अभी भी यहाँ मैंने लिख के काटा था, एसेट अकाउंट डेबिट टू कॉमेट लिमिटेड 2,70,000 थी, तो मैं रिसिप्ट की एंट्री को केस नंबर नहीं दे रहा, उसको कॉमन मान लिया, बाकी अलग अलग ये। वैसे दोनों होनी चाहिए, रिसिप्ट फिर ड्यू, रिसिप्ट फिर ड्यू, रिसिप्ट फिर ड्यू। क्वेश्चन में 6 एंट्री पास करनी चाहिए, बट एक कॉमन एंट्री 3 बार पास करने की जगह एक बार पास कर दिया, तो 6 की जगह मेरे को सिर्फ कितनी एंट्री पास करनी पड़ेगी, कितनी एंट्री लिखनी पड़ेगी, 4। बताता हूँ कैसे, सुनो। अब ड्यू करते वक्त पहली एंट्री तो कॉमन है ना, एसेट अकाउंट डेबिट टू कॉमेट लिमिटेड, वो कॉमन है, दोबारा से पास करने की जरूरत है क्या? एक बार चैट में जवाब दे दो। वो जो कॉमन है, वो जो पीले कलर से लिखी हुई एंट्री है वो कॉमन है, उसको दोबारा से पास करने की जरूरत है क्या? चैट में लिखो यस और नो। नो। मैंने कॉमन एंट्री अलग कर दी ना, कॉमन एंट्री अगर हम अलग कर दिए तो उसको बार बार पास करने की जरूरत नहीं है। केस नंबर देखो ढंग से देखना, मैंने ड्यू को केस नंबर दिया है। चलो, ड्यू करते वक्त अगेन आपके दिल में लग रहा था, थोड़ी देर पहले सवाल आ रहा था, सर आप ये कैलकुलेट क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट 2,70,000 लिख देते तो भी चलता था। बेटा मैंने उसको यहाँ के लिए कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब ये नंबर ऑफ शेयर्स क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, यानी क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। करो तो कितना होता है अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अमाउंट पेएबल है आपका 2,70,000 और इशू प्राइस कितनी है आपकी 12 रुपये, बोलूँ तो चलेगा क्या? 10 रुपये का शेयर है, 20% प्रीमियम है तो 12 रुपये। करो तो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 12। एक जवाब मुझे मिला है 22,500, दूसरा जवाब भी 22,500, 22,500, आई थिंक 22,500 ये जवाब सही लग रहा मुझे। 22,500 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, 22,500 शेयर्स, 22,500 शेयर्स, ठीक है। देख लो बेटा, शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स के सामने ओनली नहीं लगता। 22,500 नहीं, सॉरी 22,500 नहीं, कितना था कैलकुलेट करो तो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 12। देख लेते हैं आपका आंसर। यस यस, आप सही हो, आप तो कैलकुलेटर से भी तेज हो, ठीक है। 22,500 शेयर्स हम इशू करेंगे। अब ध्यान देना एंट्री क्या होंगी, कॉमेट लिमिटेड की उधारी खत्म करना है, कॉमेट लिमिटेड क्रेडिट है, खत्म करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएंगी, कॉमेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कॉमेट लिमिटेड अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा, 2,70,000। कॉमेट लिमिटेड की उधारी तो 270 पे क्रिएट हुई थी, खत्म हो जाएंगी 2,70,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मेरे को बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड कितने, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, अभी आपने शेयर्स निकाले ना, नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू करने वाले वो कितने, 22,500, 22,500 इंटू 10,
ये नंबर ऑफ शेयर निकाला ना, वैल्यू 12 रुपए के हिसाब से शेयर्स दे रहा था, तो 22,500 शेयर्स निकाला ना मैंने वैल्यू। तो 22,500 इंटू 10 के हिसाब से अगर आप देंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 2,25,000 सर। बट सर डेबिट हुआ 270 से, क्रेडिट हुआ 2,25,000 से, डिफरेंस आ गया, आएगा ना वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस क्या है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर्स थे हमारे, 22,500 के शेयर्स थे, 22,500 पे 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम निकालो, कितना आता है, 22,500 इंटू 2 रुपए कितना आ रहा है, 22,500 इंटू 2, पटाख से बोलो। हाँ कितना आ गया ये, 45,000, कितना आ गया ये सिक्योरिटी प्रीमियम, 45,000, समझा क्या। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स इतने लिखने हैं या 2,25,000 लिखना है, ये निकलने के लिए ये निकालना पड़ेगा ना, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस से नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे ना। ऊपर के केस में आपको लग रहा था सर जरूरत क्या है, वहां तो 2,70,000 से डेबिट है, 2,70,000 से क्रेडिट है, मैटर खत्म। यहाँ ऐसा हो सकता था क्या, यहाँ हम डायरेक्ट मैटर खत्म कर सकते थे कि हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था, लिखना पड़ता ना हमको। यहाँ डायरेक्ट मैटर खत्म नहीं होता था, यहाँ हमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ते थे क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम था। क्वेश्चन में शेयर्स वेर इशूड एट पार की इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स वेर इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स वेर इशूड एट प्रीमियम। फर्क समझा क्या, वाई वी रिक्वायर टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकालेंगे तो प्रीमियम में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम जाएंगे, और क्योंकि भाई 12 रुपए में दे रहा हूँ मैं, 10 रुपए में थोड़ी दे रहा हूँ, 10 का 10 में थोड़ी दे रहा हूँ, 10 का शेयर 12 में दे रहा हूँ, तो नंबर ऑफ शेयर्स में एग्जैक्टली निकालना चाहूंगा कि कितने कर पैसे जोड़ के देना है ना, कितने, जैसा मेरे एग्जांपल में मैं नोट गिन के दे रहा था, ये शेयर्स गिन के देगा। अगला जो सी केस है, आ जाओ तो देखो, तो सी केस अगेन, सी केस में पहली एंट्री रिसिप्ट की, रिसिप्ट की एंट्री पास करना है कि रिसिप्ट की एंट्री कॉमन है, रिसिप्ट की एंट्री कॉमन है, तो हम कहां से शुरू करेंगे, नंबर जो देना चालू करेंगे वो कहां से देना चालू करेंगे, ड्यू। ड्यू में अगेन वापस पहले नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, काय का फॉर्मूला लगा लेंगे हम, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, 2,70,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 9, करो तो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ रहा है, मैं 30,000 शेयर्स दूंगा, कितने शेयर्स दे दूंगा इसको, 30,000 शेयर्स दे दूंगा, 30,000 शेयर्स आई एम गोइंग टू इशू, आई एम गोइंग टू इशू 30,000 शेयर्स, कितने शेयर्स इशू कर दूंगा मैं इनको, 30,000 शेयर्स, आया ना। इससे एंट्री पास करते, ये समझा गया, नंबर ऑफ शेयर का कैलकुलेशन समझा, 9 रुपए के हिसाब से 30,000 शेयर्स अब हमको उनको इशू करना पड़ेगा, मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉमेट लिमिटेड की उधारी खत्म हो जाएंगी, कॉमेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, इनकी उधारी तो 2,70,000 से थी, कॉमेट लिमिटेड की उधारी तो 2,70,000 से थी, टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इशूड कितना आने वाला है अभी, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इशूड 30,000, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे अब, 30,000 इंटू 10, इतने शेयर्स में उसको दूंगा, मैं कितने के शेयर्स दे दूंगा, 30,000 इंटू 10 के हिसाब से अगर कैलकुलेट करूं तो मैं 3 लाख के शेयर्स दे दूंगा, कितने के शेयर्स दे दूंगा उनको, 3 लाख। बट मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को पेमेंट 3 लाख का करना था 270 का, मैंने ज्यादा किया, क्यों, क्योंकि 1 रुपए का क्या था, डिस्काउंट था, शेयर्स वे इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा, वो जो डिफरेंस है, या तो डिफरेंस लिख दो, या कैलकुलेशन लिखना चाहो तो आप कैलकुलेशन भी लिख सकते थे, 30,000 शेयर्स पे 1 रुपए के हिसाब से, 30,000 पे 1 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट है, ठीक है, 30,000 पे 1 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट हो जाएगा, 30,000, दिस इज 30,000 इंटू 10, समझा क्या, समझा, हाँ बोल, करण कोई डाउट था, पूछते पूछते रुक गए, सर समझ गया बोल रहा था। अच्छा समझ गया, if you have any doubt ask me, if you don't have any doubts write it down.
लिख के हो जाए तो आवाज करना। बाकियों का हो गया लिख के? यस सर। लिख लो, हाँ लिख लो, मैं रुक रहा, रुकाओ रुकाओ, मैं लिख लो, आराम से लिखो, फटाफट लिखो। जिनका लिख के हो गया है वो मेडिटेशन करे, जिनका नहीं हुआ है थोड़ा फास्ट लिखे। चलो, फर्स्ट पार्ट हो गया होगा, आई होप इतना टाइम सफिशिएंट था। ये सेकंड पार्ट लिख लो। बी और सी केसेस है सामने आपके, इसको लिख लो पटाख से। दो मिनट रुक जाओ, बाकियों को लिख लेने दो। बस शुरू बेटा, 2 मिनट कर रहे, बढ़ रहे आगे। कोई है अभी भी लिख रहा है तो आवाज करे एक बार, कोई लिख रहा है अभी भी? हाँ लिखो, फिर लिखो बेटा, लिखो।
हो गया है क्या? कोई अब चल, हाँ कोई लिख रहा था आवाज करे, हो गया है तो रहने दो। कोई अभी भी लिख रहा है क्या? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्लास, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए। हाँ, 50th प्रॉब्लम पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। अकबर लिमिटेड अक्वायर्ड कार बाय इशू ऑफ, एक मिनट अंडरलाइन करो यहाँ, इंपॉर्टेंट अभी है। इशू ऑफ 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। मैं एक चीज आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 50 में नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है कि नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए? दिए हुए हैं। यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स निकालना नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए। तो आपको नहीं लगता अगर नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए मतलब we are issuing how many number of shares, how many number of shares we are issuing? 4000 इक्विटी शेयर्स। कितने इक्विटी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं बोले? 4000। 4000 इक्विटी शेयर्स हमने इशू कर दिया है। अरे क्या हो गया, जिसका फेस वैल्यू 10 है और इशू प्राइस देयर इशूड एट पार, इशूड एट पार ऐसा दिया हुआ है। बट अमाउंट पेएबल या कॉस्ट ऑफ कार अगर मैं बात करूं, अमाउंट पेएबल जो है, अमाउंट पेएबल विल बी द कॉस्ट ऑफ कार, वो दी हुई है क्या यहाँ पे? अमाउंट पेएबल दिया हुआ है क्या? कितने की कार थी या कितने का वैल्यू था ये दिया हुआ है क्या? क्योंकि प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होंगी ना। पहली जब एंट्री हम पास करेंगे, पहली एंट्री एसेट अक्वायर की एंट्री होगी। बताओ एसेट अक्वायर की एंट्री क्या होगी? जब एसेट आएगा तो एंट्री होगी एसेट, यानी कार अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कार अकाउंट डेबिट होना चाहिए जितने का एसेट है उस पे, बट एसेट कितने का है? एसेट कितने का है ये पता चल सकता है क्या यहाँ? एसेट कितने का ये पता चल सकता है क्या? चल सकता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। आज ही हमने फॉर्मूला देखा ना, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। यहां हमारे को नंबर ऑफ शेयर्स पता है, यहां हमारे को इशू प्राइस पता है। नंबर ऑफ शेयर्स और इशू प्राइस पता है तो क्या मैं अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेएबल मतलब जो मेरी अमाउंट पेएबल फॉर दैट कार, यानी वो कार की कॉस्ट, क्या मैं निकाल पाऊंगा क्या? अगर मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स और इशू प्राइस पता है तो क्या मैं अमाउंट पेएबल निकाल पाऊंगा क्या? मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्विस्ट करूं तो ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? इशू प्राइस को इज इक्वल टू के इधर ले जाओ, इशू प्राइस को इज इक्वल टू के इधर ले जाओ, मतलब नंबर ऑफ शेयर इनटू इशू प्राइस इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल, ऐसा हो जाएगा ना। डिवीजन मल्टी इज इक्वल टू के उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा अमाउंट पेएबल का फॉर्मूला, यदि मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? अमाउंट पेएबल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट पेएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस। अमाउंट पेएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस। याले के इसमें क्या हो जाएगा? 4000 इंटू 10, 4000 इंटू 10 यानी 40,000। ये 40,000 विल बिकम अमाउंट पेएबल या 40,000 विल बी आ कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द कार। 40,000 विल बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट या कॉस्ट ऑफ द कार। फर्क समझा क्या? एक सवाल का और जवाब दो। यहाँ फॉर्मूला हमने जब पुराना क्वेश्चन सॉल्व किया था रॉकेट और कॉमेट वाला, तो फॉर्मूला हमने रिसिप्ट की एंट्री में लगाया था कि फॉर्मूला हमने ड्यू की एंट्री में लगाया था? यहाँ फॉर्मूला कहाँ लगाया? रिसिप्ट की एंट्री में कि ड्यू की एंट्री में? ड्यू की एंट्री में। चैट में लिखो, पटाख से लिखो, चैट में लिखते जाओ जवाब, चैट में लिखते जाओ। अगेन वो गड़बड़ मत करो, मेरे को समझ में आना चाहिए, सबको समझा नहीं समझा। जब हमने रॉकेट और कॉमेट का क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमने फॉर्मूला कहाँ लगाया था? रिसिप्ट की एंट्री में कि ड्यू की एंट्री में? ड्यू की एंट्री में। वेयर एज अब यहाँ पे हम फॉर्मूला कहाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं? रिसिप्ट की एंट्री में कि ड्यू की एंट्री में? यहाँ फॉर्मूला कौन सी एंट्री में लगाने की कोशिश कर रहे हैं? रिसिप्ट की एंट्री या ड्यू की एंट्री? जब कार आई रिसिप्ट, रिसिप्ट में कार अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कार की कॉस्ट नहीं पता, कार की कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं हम अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो अब यहाँ मैं फॉर्मूला कहाँ लगा रहा हूँ? रिसिप्ट की एंट्री में या ड्यू की एंट्री में? मैं यहाँ फॉर्मूला काय की एंट्री में लगा रहा हूँ? रिसिप्ट की एंट्री में या ड्यू के? अब क्वेश्चन नंबर 50 में फॉर्मूला काय में लगेगा? रिसिप्ट में या ड्यू में? शायद नेट का प्रॉब्लम आया है, एक मिनट।
मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या बोला। क्लास, जो क्वेश्चन अभी हमने आज सॉल्व किया उसके अंदर में जो हमने फॉर्मूला लगाया, ये जो फॉर्मूला लगाया था काय का फॉर्मूला था, अमाउंट पेएबल का, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स का। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला कहाँ लगाया था, रिसिप्ट की एंट्री में कि ड्यू की एंट्री में? नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला कहाँ लगाया था बेटा, रिसिप्ट की एंट्री में कि ड्यू की एंट्री में? यहाँ बोल रहा हूँ मैं, यहाँ जो सॉल्व किया उसमें कहाँ फॉर्मूला लगाया था, ड्यू की एंट्री में। कहाँ लगाया था फॉर्मूला, ड्यू। क्योंकि वहां पे हमारे को ये निकालना था कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने हैं वो हमने वहां देखनी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब जरा ध्यान देना। अब यहां पे हमारे को अमाउंट पेएबल ही नहीं पता, नंबर ना अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स और वो सब तो बात का मैटर है। पहले ये तो बता कि कार कितने में खरीदी, पहले ये तो बता कार कितने में खरीदी। नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए, इशू प्राइस दी हुई है, बट यही नहीं पता कि कार कितने में खरीदी, मतलब यही नहीं पता कि अमाउंट पेएबल कितना है। तो हमने एक अमाउंट पेएबल का फॉर्मूला बनाया, अमाउंट पेएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, पुराने फॉर्मूले से ही बनाया। हमको नंबर ऑफ शेयर्स पता था, हमको इश्यू प्राइस पता थी, अमाउंट पेबल मिसिंग नहीं था। हमारा फॉर्मूला क्या था जो आज हमने पढ़ा, हमारा फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इशू प्राइस अपॉन अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो मैंने इशू प्राइस इज इक्वल टू के उधर ले गया, तो नया फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस। वो फॉर्मूला क्या का फॉर्मूला बन गया मेरे, अमाउंट पेबल का। तो ये जो अमाउंट पेबल का फॉर्मूला है वो लगा के मैंने मेरी कार की कॉस्ट निकाल ली। कार की कॉस्ट कितनी हो गई, 40,000। तो ये जो 40,000 के लिए जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैंने कहाँ लगाया, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने जो फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या लगाया, अमाउंट पेएबल इज इक्वल्स टू, अमाउंट पेएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू इशू प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स जैसा निकालना था तो कैसा किया हमने, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए 4,000 दिया हुआ था, इशू प्राइस 10 दिया हुआ था, तो टोटल कितना आने वाला है आपका 40,000। ये फॉर्मूला मैंने कौन सी एंट्री में लगाया बेटा, रिसिप्ट की एंट्री में लगाया कि ड्यू की एंट्री में लगाया? काय में लगाया ये फॉर्मूला हमने, काय में लगाया, रिसिप्ट में, रिसिप्ट में। तो ये रिसिप्ट में लगता है, ये यहाँ लिख दो, लिखना है तो फॉर्मूला अमाउंट पेएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस। तो बेटा पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है कि दोनों में फर्क है? पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगता था ड्यू में, यहाँ फॉर्मूला लगेगा रिसिप्ट में। तो ये हो गया आपका 40,000, ये क्या हो गया आपका 40,000, ठीक है। अभी भी नहीं, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, ध्यान दो। 40,000 अब ड्यू करेंगे तब क्या हो जाएगा, ड्यू करेंगे तो वेंडर की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू। तो वेंडर की उधारी खत्म होंगी 40,000 इंटू 10, या आप चाहो तो यहाँ पे वेंडर की उधारी 4,000 इंटू 10, या डायरेक्ट आप ये लिख सकते थे फ्रॉम अबाउ या एज अबाउ, क्योंकि वेंडर की उधारी तो उतने पे ही रहेंगे ना जितने पे क्रिएट हुई थी। कितने पे क्रिएट हुई थी, 40 पे। वेंडर की उधारी खत्म टू ओनर की उधारी शुरू, ओनर की उधारी शुरू, इक्विटी शेयर कैपिटल, और 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स तो दिए थे, 4,000 इंटू 10 नंबर ऑफ शेयर्स तो दिए थे ना। नंबर ऑफ शेयर्स देखो 10,000, 4,000 शेयर थे, फेस वैल्यू 10 थी, 4,000 इंटू 10 तो ये तो दिया था। तो क्लास जो क्वेश्चन नंबर 49 था और क्वेश्चन नंबर 50 था, ये दोनों सेम थे कि अलग अलग है? अलग अलग है। फर्क समझा दोनों में? वहां हमने जो क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व किया उसमें कैलकुलेशन ड्यू में हुआ था। कैलकुलेशन कहां पे हुआ था, ड्यू में, क्योंकि यहां नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए थे, हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाला। और यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए थे, हमने अमाउंट पेएबल निकाला। हमने क्या निकाला, अमाउंट पेएबल। तो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एक नहीं है वो, ठीक है। समझा है, लिखो, नहीं समझा है तो डाउट पूछ लो। कमान अरिया 50 को छाप लो सभी लोग। प्रॉब्लम नंबर 50 का आंसर आप सबके सामने लिखिए। इसमें नरेशन लिखना है तो नरेशन भी लिख लो यहाँ, चलो नरेशन का आपको सुख मिल जाएगा। बीइंग एसेट एक्वायर्ड, बीइंग शेयर्ड इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। टोटल भी लिख सकते हो आप 80,000 एंड 80,000। दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग द आंसर।
चलो, कई लोगों का लिख के हो गया, जो नालायक थे जब मैं समझा रहा था तब लिखने की गुस्ताखी की है। बेटा आपको पता है ना, मेरे साथ लिखने वाला एग्जाम में फेल होता है। कोई है अभी भी लिख रहा है? हाँ सर, एक मिनट। हाँ जल्दी लिखो। सर डन। और कोई है जो लिख रहा है? क्लास ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाओ एक बार। मैं होमवर्क ही दे रहा हूँ, मैं समझा देता हूँ आपको, होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51, देखो सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। बिरबल लिमिटेड डायरेक्टर्स decided to allot 4,000 equity shares of rupees 10 each as fully paid up to the promoters for their services. अगेन मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे अब हमने एसेट अक्वायर नहीं किया, हमने सर्विसेज रिसीव की। अगर हम सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सर्विसेज आई, प्रमोटर को पैसा पेएबल है, कितना पता नहीं, पर अमाउंट पेएबल अगर पता नहीं है तो क्या अमाउंट पेएबल निकाला जा सकता है क्या? जैसे पिछले क्वेश्चन में था, पिछले क्वेश्चन में भी 50th क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए थे और अमाउंट दिया हुआ था, यानी इशू प्राइस दी हुई थी। यहाँ भी नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए और इशू प्राइस दी हुई है। तो अगेन बोलो, फॉर्मूला कहाँ लगेगा? रिसिप्ट में लगेगा या ड्यू में लगेगा? नंबर ऑफ शेयर्स अगर दिए रहे तो फॉर्मूला कहाँ लगता है? रिसिप्ट में या ड्यू में? रिसिप्ट में। एग्जैक्टली, फॉर्मूला कहाँ लगेगा? रिसिप्ट में। बट फर्क इतना है, वाले क्वेश्चन में एसेट अक्वायर किया था, यहाँ गुडविल रहेगा। यहाँ क्या रहेगा? गुडविल, यानी गुडविल टू प्रमोटर, फिर प्रमोटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डिफरेंस है तो या तो प्रीमियम या तो डिस्काउंट। जमता क्या? एसेट नहीं रहेगा, यहाँ गुडविल रहेगा। ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 51 होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन 51, और अगर आपको लगता है तो एक बार 52 ट्राई करके आ जाना। 52 में दिक्कत आ सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है। 51 तो होमवर्क है आज आप सबके लिए कंफर्म। 52 ट्राई करके आना। 52 पे मैं अभी कुछ भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे अपना दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर पाते हैं। 52, हाँ, तो दो क्वेश्चन होमवर्क है आज के, 51 एंड 52। आज के क्लास में कोई डाउट है तो रुकिए, अदरवाइज यू कैन गो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बेटा, गुड डे।